नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने चारधाम यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा है कि चारधाम यात्रा इस बार 3 मई तक संचालित नहीं हो पाएगी, लेकिन मंदिरों के कपाट परंपरा के मुताबिक ही खोले जाएंगे। दोनों धामों के रावल के केरल और महाराष्ट्र में होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि केरल सरकार ने बद्रीनाथ धाम के रावल को सड़क मार्ग से आने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में राज्य सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के चलते 3 मई से पहले यात्रा नहीं शुरू हो पाएगी। विधि विधान के साथ दोनों धामों के कपाट तो खोल दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल यात्रा 3 मई के बाद ही शुरू हो पाएगी। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि यात्रा कब से शुरू होगी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल लॉकडाउन तक यानी 3 मई तक यात्रा नहीं शुरू होगी। तो इस समय नहीं चल पाएगी। प्रयास ये है कि मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएं। परंपरागत तरीके से जो तिथियां निर्धारित होती हैं उनको देखते हुए खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि जो हमारे वहाँ पे पूजा अर्चना है वो वहाँ पे चलती रहे, लेकिन यात्रा इस समय करना संभव नहीं हो पाएगी। क्या सबसे उपयुक्त व्यवस्था क्या है जिसमें कि हम परंपराओं को भी करें, मंदिरों के कपाट भी खुले, पूजा अर्चना हो और सोशल डिस्टेंसिंग और जो चीजें वर्जित की गई हैं भारत सरकार के आदेश में उनको भी हमें समावेश करके अभी यहाँ पे रावल नहीं पहुंचे हैं और इसके ऊपर अभी राज्य सरकार भी हर पहलू पे विचार कर रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रावल उत्तराखंड आने की अनुमति उनको मिल गई है। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंगम नांदेड़ महाराष्ट्र से सड़क मार्ग से ऊखीमठ के लिए रवाना भी हो गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नाबुंदरी भी केरल से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों आज सुबह ही उत्तराखंड के लिए निकले हैं। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वो उत्तराखंड पहुंच जाएंगे और उसके बाद विधि विधान के साथ कपाट खुलने हैं। तब देखना होगा कि उस दौरान वहां पर उनकी उपस्थिति को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय के जो पत्र लिखा गया था उसका संज्ञान लेते हुए दोनों रावलों को महाराष्ट्र और केरल से उत्तराखंड के लिए रवाना कर दिया गया है। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट के खुलने की तिथि पर संशय फिलहाल बरकरार है। फिलहाल सरकार अभी यह तय नहीं कर पा रही है कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट तय समय पर खोले जाएं या नहीं। हालांकि भगवान केदारनाथ और भगवान भोलेनाथ के दोनों रावल उत्तराखंड के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो चुके हैं। ये माना जा रहा है कि भगवान बद्रीनाथ की कपाट की तिथि आगे हो सकती है। डिमरी धार्मिक पंचायत डिमर के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी का यह कहना है कि ये सदियों से परंपराएं रही हैं कि जब भी भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो वो तेरी राजवंश के राजा की कुंडली और पंचांग के मुताबिक ही खुलते हैं। अगर भगवान बद्रीनाथ की तिथि आगे बढ़ाई जानी है तो इसका अधिकार टिहरी वंश के राजा के पास है। आशुतोष डिमरी का यह भी कहना है कि बिना रावल के बद्रीनाथ के कपाट नहीं खुल सकते हैं। वैशाख मास में कपाट खुलने की परंपरा है, शास्त्रीय मान्यता है। कपाट आगे जाने हैं क्या होना, ये राजा के पास पूरा अधिकार है। राजा साहब के ही अनुसार बद्रीनाथ के कपाट खुलने की घोषणा होती है। राजा साहब ने जिस प्रकार से तेल कलश के लिए जो तिल का तेल पिरोने वाली जो तिथि है उसको आगे किया है, 18 से 24 अप्रैल किया है। यदि 30 अप्रैल से आगे पर कोई विचार होता है तो वो भी राजा साहब के पास पूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये मान्यता है कि बद्रीनाथ के संदर्भ में टिहरी नरेश को बोलांदा बद्री माना जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है। यह सवाल है कि रावल जी आएंगे और रावल जी के द्वारा ही भगवान बद्री विशाल पूजित होंगे। एकमात्र रावल जी को अधिकार है जो गर्भगृह में पहुंच करके उस स्वयंभू विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं। ये रावल जी के अलावा और किसी को अधिकार नहीं है। उत्तरकाशी के बड़कोट के स्यालना गांव में 11 अजनबी लोगों को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। 11 संदिग्ध लोगों को देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। ये सभी संदिग्ध लोग जंगल के रास्ते विकासनगर जाने की बात कर रहे थे। सभी लोग अपने आप को यूपी के मिर्जापुर का बता रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जंगल के रास्ते सभी लोग विकासनगर जाने की बात कह रहे थे और जब ग्रामीणों ने इनको देखा तो इस बात की सूचना पुलिस और प्रशासनिक टीम को दी गई। संवाददाता जगमोहन सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगमोहन, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो इस तरीके की खबर आ रही है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते जो लोग जंगलों के रास्ते जा रहे हैं और ये जो मामला आया है बड़कोट क्षेत्र का मामला है और यहाँ पे जो 14 लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे और
जब इनको लोगों ने, ग्रामीणों ने देखा तो उन्होंने राजस्व पुलिस और पुलिस को वहाँ पे इस बात की सूचना दी और तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुंची और इन लोगों को हालांकि हिरासत में ले लिया है और क्वारंटाइन इनको किया जा रहा है। लेकिन एक बात और निकल के आई कि कुछ लोगों ने इनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक जो पोस्ट की थी, इनको जमाती बताया था, वो कांग्रेसी नेता है और उसके खिलाफ भी उत्तरकाशी में मामला दर्ज कर दिया गया और उनकी भी गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है पुलिस द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से, अफवाह पर केस दर्ज हुआ है। अफवाह फैलाने पर कांग्रेस नेता मनवीर रावत पर एफआईआर दर्ज की गई है। 11 संदिग्धों को जमाती बताकर इन्होंने पोस्ट किया था। सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता की मुश्किल यहां पर बढ़ गई है। अफवाह पर केस दर्ज किया गया है। अफवाह फैलाने पर कांग्रेस नेता मनवीर रावत पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन्होंने 11 संदिग्धों को जमाती बताया था, पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इन पर केस दर्ज किया गया है। टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं की फिर से पोल खुल गई है। यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं होने का वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स अपने बच्चे को सांस में तकलीफ होने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन वहां सिलेंडर में ऑक्सीजन तक नहीं है, जिसके बाद उस शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हैरान करती हैं तस्वीरें। एक तरफ कोरोना काल के संकट में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है और उन सब के बीच ये तस्वीर सामने आई है। कोई वहाँ पे था नहीं अटेंडेंट, बड़ी मुश्किल से दरवाजा खटखटाए, अंदर से बुलवाए, तो उन्हें उनसे पहले मैंने बोला ऑक्सीजन दो, तो काफ़ी बोलने के बाद जब सिलेंडर ढूंढा गया तो उन्हें उनसे खोलना नहीं आया, उसको अटेंड करने नहीं आया कि कैसे इससे ऑक्सीजन खोलना है, कैसे देना है। फिर जाके कुछ और स्टाफ को बुलाया, फिर जाके खोला तो देखा उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चे को ले गए थे और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इस संदर्भ में मैं जांच करूँगी, क्योंकि हमने तो वहाँ पर अभी 17 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे भरे हुए रखे हैं। अभी 4-5 दिन पहले हमने वहाँ व्यवस्था कराई है, तो अगर ये बात होती है तो इसको जांच अवश्य करूंगी। कोरोना के इस काल में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है, वहीं जिला अस्पताल बौराड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है और मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलना इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसके चलते जो मरीज है वो यहाँ पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और खाली सिलेंडर यहाँ पर को रखे हो। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा किया जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन एक ऐसा उदाहरण सामने आता है जिसमें छोटे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उसकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। टिहरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल बौराड़ी को कोरोना आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है और चंबा स्वास्थ्य केंद्र में आम मरीजों को देखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन चंबा में डॉक्टर तो तैनात कर दिए गए हैं, इलाज के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानियां हो रही हैं। वहीं नई टिहरी से मरीज को चंबा जाते समय पुलिस द्वारा कई जगहों पर रोका भी जा रहा है और ई पास होने पर ही उनको जाने दिया जा रहा है। संक्रमण के चलते हुए जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है कोरोना आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है और जो चंबा का स्वास्थ्य केंद्र है इसको डीएच में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन कई तरह की परेशानी आ रही है। जो नई टिहरी से मरीज यहाँ आ रहा है उसे पुलिस वाले कई जगह रास्ते में रोक रहे हैं और यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा है यहाँ से भी उसे ऋषिकेश या एम्स रेफर किया जा रहा है, तो उसे जाने नहीं दिया जा रहा है। कई तरह की उसे परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कुछ लोग भी आइए उनसे भी बातचीत कर ले। सर, क्या मानते हैं, डीएच यहाँ बना दिया गया लेकिन मरीजों को, आम मरीजों को परेशानी हो रही है? देखो, मेरा मानना तो जहाँ तक ये बात है कि जो उन्होंने यहाँ सेंटर बनाया, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं, ये जबकि टिहरी डिस्ट्रिक्ट के मूल मुख्यालय के सबसे नज़दीक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर न तो एक्सरे मशीन है न अल्ट्रासाउंड है। अभी यहाँ पर एक पेशेंट का कल हाथ और पाँव का हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, उसको अभी ऋषिकेश यहाँ से रेफर किया गया। लेकिन चौराहे में पुलिस वाले में अंदर गया था पेशेंट को मिलने, उनको पथरी है, लेकिन यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है और डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी सेवाएं देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुविधाएं नहीं देंगे तो डॉक्टर भी क्या करेंगे? डॉक्टर भी लाचार हैं। वो यहाँ से रेफर करने की बात करते हैं, रेफर करते हैं, लेकिन जो पुलिस की तरफ से जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो लॉकडाउन के चलते आम मरीजों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी है। जो दूर दराज के सीमांत क्षेत्रों से यहाँ पहुंचता है या फिर उसे रेफर कर दिया जाता है, लेकिन रेफर में भी ये दिक्कत आ रही है कि उसके पास पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो एम्स या देहरादून नहीं पहुंच पाता। और खासकर जो चंबा में डीएच की सुविधाएं की गई है, यहाँ पर को सिर्फ डॉक्टरों को बैठा दिया गया है, लेकिन उन्हें जो
अन्य सुविधाएं होती है वो कुछ भी नहीं मिल पा रही हैं। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, चंबा, टेहरी गढ़वाल। करीब 25 दिनों के बाद उत्तराखंड में विधानसभा और सचिवालय में सरकारी ऑफिस खुले हैं। दरअसल विधानसभा सचिवालय के सरकारी दफ्तरों को खोलने के पीछे सरकार की मंशा है कि पिछले 25 दिनों से जो सरकारी काम और विकास के कार्य अटके हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। सरकार ने फैसला लिया है कि फिलहाल अभी अंडर सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारियों को ही सचिवालय और विधानसभा में बुलाया जाएगा और अगर काम ज्यादा पेंडिंग पड़ता है तो ऐसे में रिव्यू किया जाएगा और अधिकारियों का रोस्टर भी तैयार किया जाएगा। 25 दिनों के बाद विधानसभा और विधानसभा के ऑफिस खुल गए हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से तमाम जो सरकारी ऑफिस है वो बंद थे। अब ऐसे में सरकार ने तय किया है कि तमाम जो जितने भी सरकारी पेंडिंग काम है उनको पूरा किया जाए, इसलिए विधानसभा और सचिवालय के ऑफिस खुले गए हैं। लेकिन यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारी ही यहाँ पर सचिवालय और विधानसभा में पहुंचेंगे और सरकारी फाइलों को निपटाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा में तमाम अधिकारियों और मंत्रियों और खासकर मुख्यमंत्री के ऑफिस को सैनिटाइज किया गया और एक एडवाइजरी जारी है, बिना मास्क और बिना ग्लव्स के सचिवालय में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और जिन व्यक्तियों का काम है वही सचिवालय और विधानसभा में प्रवेश करेंगे। सरकार ने एक रिव्यू भी तय कर रही है कि अगर सरकारी काम ज़्यादा है तो फिर से रोस्टर तैयार किया जाएगा और नहीं है तो इसी रोस्टर पर काम चलाया जाएगा और सरकारी फाइलों को निपटारा किया जाएगा और पेंडिंग कामों को पूरा किया जाएगा। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा में मास्क की कमी ना हो इसके लिए यूथ कांग्रेस ने जगह जगह मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। जिले में सभी विधानसभाओं में यूथ कांग्रेस मास्क का निर्माण कर लोगों को बांट रही है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मल रावत ने कहा है कि जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्हें यूथ कांग्रेस की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है। जी, यूथ कांग्रेस द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोग जिन तक मास्क नहीं पहुंच पा रहे हैं या जिनको मास्क नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए हम लोग घर में बने हुए मास्क, कपड़े से बने हुए मास्क उनके लिए बनवा रहे हैं। और हम सारे विधानसभा के जितने भी दूरस्थ गांव हैं या जितने भी क्षेत्र हैं सबको हमने विधानसभा के अपने पदाधिकारियों को, अपने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो अपने स्तर से मास्क का निर्माण करें और जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास मास्क का अभाव है उनको जाकर ये मास्क पहुँचाएँ और हर घर घर हम जाएंगे और जितने भी हमारे लोग हैं इस मास्क वितरण कार्यक्रम में। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर प्रवेश अब सिर्फ 2 ही मार्गों से हो सकेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने घाट और सेरा घाट से ही वाहनों को प्रवेश की परमिशन दी है। यही नहीं, इन दिनों मार्गों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद रहेंगी जो अन्य जिलों से क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लौट रहे लोगों को फिर से उनका परीक्षण करेंगी। के माध्यम से जितने भी जनपद में आने वाले जो नागरिक हैं जो क्वारंटाइन होने के उपरांत आ रहे हैं या फिर ई पास के माध्यम से अन्य जनपदों से वाहन का पास बनाकर इस जनपद में प्रवेश कर रहे हैं, उनका मेडिकल परीक्षण जांच किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा मेडिकल टीम द्वारा। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही नैनीताल में बादल छाए हुए हैं, बारिश के आसार यहां पर बने हुए हैं। मौसम में आए इस बदलाव के बाद नैनीताल की फिजा में ठंडक लौट आई है। मौसम में आए बदलाव का जायजा लिया संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट ने। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल पर दिख रहा है और ये देख सकते हैं कि आज सुबह ही से ही नैनीताल में इस तरह से बादल छाए हैं और जो मौसम में है वो काफी ठंडक लौट आई है। देख सकते हैं कि जिस तरह से मौसम बदला है उसके बाद बादल छाए हुए हैं और जो लोग हैं हालांकि लॉकडाउन के चलते बाहर हैं और नैनी झील में बोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो नैनीताल की फिजा है वो काफी साफ दिख रही है। ऊपर देख सकते हैं आप आसमान में बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही मौसम विभाग ने चेतावनी ये दी थी कि आज से जो मौसम वो खराब होगा लगातार और बारिश और हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। जिस तरह से मौसम बदला है उसके बाद आज नैनीताल में इसका असर देखा जा रहा है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि शाम तक यहाँ पर बारिश होगी। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव से नैनीताल में ठंडक लौट आई है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उधर राजधानी देहरादून की महिलाओं ने लॉकडाउन क्लब बनाया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन टाइम पीरियड को यादगार बनाया जा रहा है। कभी अंताक्षरी से लेकर तंबूला तक फैमिली टाइम को एक साथ लोग लॉकडाउन क्लब में एंजॉय कर रहे हैं। देहरादून की केवल बिहार के लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ही मनोरंजन के साधन ढूंढ लिए हैं। सोसाइटी की महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए
एंटरटेनमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका रास्ता निकाला है। अपने अपने घरों की छतों में परिवार के सदस्य आते हैं और कभी अंताक्षरी तो कभी तंबोला खेलकर दिन भर की बोरियत को दूर करते हैं और लॉकडाउन के अपने इस समय को यादगार बना रहे हैं। कर्फ्यू में हमने सोचा कि अब इतना लंबा लॉकडाउन हो गया तो हम लोग रोज छतों पे इकट्ठा होंगे और रोज कुछ ना कुछ करेंगे, तो हमने उसका नाम ही लॉकडाउन क्लब कर दिया। और उसमें रोज हम कभी तंबोला खेलते हैं, कभी क्विज करते हैं, कभी भजन गाते हैं, कभी कविता करते हैं और कभी अंताक्षरी करते हैं जैसे आज। तो स्ट्रेस बहुत है आजकल, एक तो ये डिप्रेशन वाला हो गया लॉकडाउन की वजह से, और सेकेंडली जॉब का भी सुबह प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो हमने जो लॉकडाउन क्लब बनाया ये हमारा रिक्रिएशन क्लब हो गया एक तरह से, स्ट्रेस बस्टर भी है, ये टाइम भी पास हो जाता है हमारा और आपस में मिल भी लेते हैं। सोसाइटी का जज्बा बताता है कि भले ही सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, लेकिन अगर संयम और नियंत्रित होकर नियमों को ध्यान में रखते हुए रास्ता निकाला जाए तो किसी भी कठिन समय को मनोरंजन के साथ बिताया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते उत्तरकाशी में सादगी से एक शादी हुई जिसमें नाम मात्र के 5 लोग शामिल हुए और दुल्हन के पिता भी ऑनलाइन ही शादी में शामिल हो पाए। ना शोरगुल, ना बैंड बाजा और ना बाराती। उत्तरकाशी जिला प्रशासन की अनुमति के बाद सिर्फ 5 लोगों के साथ दूल्हा धर्मेंद्र अपनी दुल्हन अनामिका को लेने के लिए चिन्नाली सौड़ पहुंचा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विवाह की रस्में निभाई गई। लॉकडाउन के चलते अनामिका के पिता विजयराज भी अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाए। नहीं, लग तो अच्छा नहीं रहा है, मगर ये है कि अब जब हमने वो मतलब शादी का जो रस्म रिवाज का दिन निकाला था तो हमारे गढ़वाल में ऐसा होता है कि हमें ये मतलब डेट पीछे ले जाना अच्छा नहीं होता है। हमारे बुजुर्गों का एक कहना और मानना है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि सभी हों, पापा जी हों, चाची जी लोग सभी हों, पर हमारे पहाड़ में ये होता है अगर एक बार मतलब शादी तय हो जाती है तो उसे हम पीछे ले जाएं तो शुभ नहीं माना जाता, तो इसलिए हमें मजबूरी के कारण मतलब हमें शादी करनी पड़ी। विवाह एक संस्कार होने के साथ साथ एक मांगलिक कार्य भी है जिसमें पारिवारिक रिश्तेदार और मित्र शामिल होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ना तो रिश्तेदार ही आ सके और ना ही मित्र। हालांकि पिता अपनी बेटी की शादी के पलों को केवल दूर से ही देख सके, लेकिन जब भी वो अपनी बेटी की शादी के पलों को याद करेंगे तो उन्हें शादी में शामिल ना हो पाने का दर्द हमेशा ही रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा में भी लॉकडाउन के दौरान ऐसी एक शादी हुई जिसमें ना तो बैंड बाजा था और ना ही बाराती। कैसे हुई यह ऐतिहासिक शादी, आइए आपको दिखाते हैं। जनवरी 2019 में अल्मोड़ा की गीता और हल्द्वानी के प्रकाश की शादी तय हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से उस वक्त शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद शादी का मुहूर्त निकला 16 अप्रैल 2020 का। लेकिन अब लॉकडाउन है जिसकी वजह से दोनों की शादी में फिर से परेशानी हो गई, लेकिन इस बार प्रशासन ने उनकी मदद का बीड़ा उठाया। देखिए, इसमें हमेशा लॉकडाउन की शर्तें का अनुपालन करते हुए, क्योंकि बारात और शादियां एक सामाजिक आयोजन होती हैं, तो हम लोग परमिशन ये दे रहे हैं कि लगभग दोनों पक्षों से 5-5 लोग वहां पे उपस्थित रहें और सिर्फ उन्हीं का प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाए जो शादी के लिए नितांत आवश्यक हैं। शादी तो हुई, लेकिन सादगी के साथ। शादी में सिर्फ 5 लोग दुल्हन पक्ष की ओर से मौजूद रहे, तो वहीं दूल्हा पक्ष की ओर से भी 5 लोग ही मौजूद रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी ख्याल रखा गया और दूल्हा दुल्हन मास्क पहने नजर आए। हमने परमिशन ली थी और हमें सिर्फ 5 लोगों की परमिशन मिली है। वहाँ से हम एक ड्राइवर के साथ 3 लोग आए हैं, मतलब टोटली हम अभी वहाँ से हल्द्वानी से 4 लोग आए हैं। हमारी शादी 2019 में तय हो गई थी जनवरी में, और करीब 2 साल होने को थे, इसलिए हमें करनी थी, तो परमिशन मिल गई थी, तब हमें करनी पड़ी। कोरोना संक्रमण के समय अधिकतर लोगों ने अपनी शादी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, लेकिन इस अनोखी शादी के गवाह बने मास्क और सैनिटाइजर। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर जगह जगह लोग पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ का फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। काशीपुर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने गरीब मजदूरों को भोजन उपलब्ध करवा रहे समाज सेवियों का स्वागत किया है। वो तस्वीर भी देखिए। लोगों ने जो लंगर हमारे यहाँ चला रहे हैं
उनका स्वागत किया और समाज में एक जागरूकता का एक संदेश दिया कि सब लोग मिलजुल करके लॉकडाउन का पालन करें और जिसमें सावधानियां दी गई हैं, अपने घर में रहें, अपना हाथ साफ करके रखें, शरीर को साफ करके रखें। लॉकडाउन के बीच कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर पंकज उप्रेती विश्वविद्यालय के कॉलेज में म्यूजिक डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के चलते उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर दी है। उप्रेती के साथ उनके छोटे भाई भी उनकी मदद कर रहे हैं। दोनों भाई शिक्षा के साथ ही बीच बीच में पॉपुलर सॉन्ग भी गुनगुना लिया करते हैं, जिसमें कभी कुमाऊनी लोकगीत के सुर होते हैं तो कभी फिल्मी गीतों का सहारा लिया जाता है। इन चीज़ों को शुरू कर चुके हैं क्योंकि होना ही चाहिए। घर बैठे बैठे इस समय हमारे विद्यार्थियों के अलावा आम लोगों से भी इस किस्म की डिमांड आ रही है, तो हम लोग इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा और इसको फेसबुक के ऑनलाइन द्वारा या हम यूट्यूब चैनल द्वारा और तमाम विधियां हैं, इनके द्वारा हम लोग इसको घर बैठे इन कार्यों को। ज़्यादातर आदमी परेशान, निराश, हताहत हो जा रहा है, तो इसलिए पॉपुलर गानों का ज़्यादा डिमांड रह रहा है इस समय। उन्हीं को लेकर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे और घर के और भी लोग उसको निराश। लॉकडाउन का असर सिर्फ मैदानी इलाकों या फिर शहरों पर ही नहीं देखने को मिल रहा है, इसका असर दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में भी दिख रहा है। पिथौरागढ़ से रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के चलते दिक्कतें तो पूरे देश को उठानी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसकी कीमत साल भर चुकानी पड़ सकती है। पिथौरागढ़ की धारचूला और मुंसियारी तहसील में हजारों ग्रामीण बीते सालों तक इन ऊंचाइयों वाले इलाकों में पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन ने माइग्रेशन को रोक दिया है। इस वर्ष कोरोना के कारण माइग्रेशन के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है, और माइग्रेशन अगर समय से शुरू नहीं होता है तो उनका जो पूरा उच्च हिमालयी क्षेत्र में 6 महीने तक खेती करने का, जड़ी बूटी पैदा करने का और बुग्यालों से जो उनका एक व्यवसाय आपका चलता था, वो पूरी तरह आपका प्रभावित हो जाएगा। साल में 2 बार माइग्रेट होने वाली ये जनजातियां गर्मी के मौसम में ऊंचाई वाले इलाकों में खेती करने के साथ ही दुर्लभ जड़ी बूटी पैदा करने जाती हैं, और इसी खेती और जड़ी बूटी के सहारे इनकी 2 जून की रोटी का जुगाड़ होता है। लेकिन इस बार मुंसियारी के 13, दारमा के 14 और ब्यास घाटी के 7 गांव ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जा पाए हैं। वर्तमान में जो लॉकडाउन अवधि प्रभावी है, इसको देखते हुए इस तरीके का कोई भी माइग्रेशन का अनुमति हम लोग नहीं दे सकते हैं। संबंधित जो ग्रामीण हैं उनसे वार्ता कर लिया गया है, उनको सूचित भी कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब माइग्रेट करने वाली जनजातियां अप्रैल के पहले पखवाड़े के बाद भी निचले इलाकों में ही है, और अब इनको इसकी कीमत साल भर चुकानी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर लॉकडाउन में फंसे नेपाली मजदूरों को अब साक्षर बनाया जा रहा है। कई मजदूर पहली बार अपना नाम लिखना सीख रहे हैं। लॉकडाउन में एक तरफ जहां पूरा देश बंद है, वहीं कई लोगों के लिए ये एक आशा की नई किरण लेकर आया है। चंपावत जिले के राहत शिविरों में इस समय 575 लोग क्वारंटीन हैं, जिनमें से ज्यादातर नेपाल के हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह निरक्षर हैं, इन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता। लेकिन प्रशासन की पहल पर अब क्वारंटीन में रह रहे लोगों को अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे ये लोग भी उत्साहित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आए कि मैंने नाम लिखना सीख लिया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग गया है शारदा इंटर कॉलेज में आए कि मुझे बहुत खुश लग गया है। अब जो है मतलब अनपढ़ था, 58 साल का वर्ष हो मान्छे, मतलब पहले नाम लिखना सीखा मैंने। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद शिक्षा विभाग इन्हें साक्षरता का प्रमाण पत्र देने की भी तैयारी में है। 236 लोग चिन्हित हुए, जिसमें कि अधिकांश नेपाली हैं, कि वो लोग निरक्षर हैं, तो उनके लिए हम साक्षरता का अभियान चला रहे हैं, और हमारा प्रयास होगा कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले हम उनको साक्षर बनाकर भेजें। बेशक लॉकडाउन की मजबूरी ने इन सभी के घर का रास्ता बंद कर दिया हो, लेकिन शिक्षा के अक्षर का ज्ञान इन्हें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जरूर दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।